Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, face Sanu and you are watching San Non-Stop. तो guys, can I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है, जब इस वीडियो का मुझे लिंक आया, मैं बहुत ज्यादा खुशी यार, मैंने कहा वाकई यार मैं इसके ऊपर रिएक्शन करना चाहूंगी, बिकॉज मैं वैसे बड़ा मोदी जी से इंस्पायर होती हूँ यार, उनके कामों से, उनकी चीजों से जो वो कह रहे होते हैं। ठीक है, मोदी प्लान टू टीच रियल हिस्ट्री टू इंडिया इन 2025 2025 के अंदर मोदी जी ने कहा कि मैं जो हो ना वो रियल वाली हिस्ट्री जो है, ठीक है, रियल वाली हिस्ट्री जो है वो अपनी कंट्री इंडिया को जो है वो टीच करना चाहता हूँ। कुछ हिस्ट्री जो है ना, जितनी भी आप खोल लें, जितनी भी खोल लें उतनी कम है। उतना ही लगता है कि भाई ये नया चीज पता चल गई, ये नई चीज पता चल गई। तो उन्होंने कहा कि जो एक्चुअल रियल हिस्ट्री जो है, रियल नॉलेज जो है पास्ट का, वो जो है अपनी इंडिया की जो जनता ना उसको देना है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी बात है, बहुत कम कंट्रीज के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, और ये काम सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का हाल, तो क्या है कि मैं जो हूँ आज और कुछ भी नहीं बोलूंगी कि कहाँ पर जो है वो हिस्ट्री गलत पढ़ाई जाती है। तो खैर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं। और यस आइए चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं आपके सामने 3 नाम लूंगा, अगर इनमें से आप एक के बारे में भी जानते होंगे ना तो आप जीत गए। अच्छा चलो ठीक है, किसी ना किसी पहला नाम है ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, नहीं पता, कोई नहीं, नेक्स्ट ट्राई। दूसरा नाम है बप्पा रावल, ये भी नहीं पता। तो लास्ट ट्राई है भाई साहब यशवंत राव होलकर, ये भी नहीं पता। लेकिन अभी मैं आपको अकबर, बाबर, औरंगजेब जैसे 40 आक्रांताओं के नाम, हाँ इनका मुझे पता है। आप जाने अनजाने में सबके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। बात तो सही है। पर पता है इसमें गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, हमारी भी नहीं है, गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। ये जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रही है ना, एग्जैक्टली मेरे तो बहुत एजुकेशन सिस्टम में गलती है। यहाँ ब्रिटिशर्स सिर्फ खुद की हिस्ट्री के ऊपर फोकस रखते हैं, और वही शायद इंडिया दुनिया में इकलौता ऐसा देश होगा जहां का एजुकेशन सिस्टम अपने ही लोगों को अपने ही कल्चर, अपनी ही हिस्ट्री से नफरत करना सिखाता है और इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करता है। और इसी फॉल्स हिस्ट्री को बदलने के लिए और इंडिया को भारत की एक्चुअली हिस्ट्री बढ़ाने के लिए मोदी गवर्नमेंट इस साल कंप्लीटली एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको लागू करने के मूड में है। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। पहले जो गलती हुई अब देश उसे सुधार रहा। तो चलिए जानते हैं कि 2025 में मोदी सरकार किस तरीके से हमें हमारी एक्चुअल हिस्ट्री समझाने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा भारत के ग्लोरियस पास्ट को समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत को हमेशा से सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, क्योंकि उस समय भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी थी कि उसमें आज के बेसिकली 3-4 अमेरिका और 2-3 यूरोप समा जाएं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 2000 साल से भी ज्यादा समय तक भारत दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर था। इनफैक्ट एंगस मेडिसन की एक रिपोर्ट के अनुसार तो एक समय पे भारत का वर्ल्ड जीडीपी में शेयर 33% था। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि देश के सभी एक से एक प्रसिद्ध हिस्टोरियंस एक्सेप्ट कर चुके हैं, चाहे फेमस ग्रीक हिस्टोरियन साराबो हो या फिर फेमस जर्मन हिस्टोरियन आर्नोल्ड हर्मन। सबने ओपनली कहा है कि उस समय तक भारत दुनिया का सबसे रिचेस्ट यानी कि सबसे अमीर देश हुआ करता था। परंतु यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर होने के अलावा पूरी दुनिया भर में एजुकेशनल एपिसेंटर भी था। एंशिएंट टाइम्स में इंडिया अपने यूनिक एजुकेशन सिस्टम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। हालांकि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का विकास इंडस वैली के समय पर हुआ था, लेकिन एजुकेशन का इनिशियल स्टार्टिंग पीरियड जो था वो वैदिक काल से हुआ था, जिसे हम वैदिक सोर्सेज जैसे कि स्मृति और उपनिषद के थ्रू समझते हैं। यह सिस्टम वैदिक नॉलेज और वैदिक ट्रेडिशंस की स्टडी पर बेस्ड था। उस समय एजुकेशन का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं था बल्कि अल्टीमेट ट्रुथ को समझना था। और यह बात खुद उपनिषद में भी लिखी गई है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, जिसका लिटरल मीनिंग होता है डार्कनेस से लाइट की तरफ बढ़ना। उस समय भारत में एक से एक यूनिवर्सिटीज और गुरुकुल हुए, चाहे तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमशिला हो या फिर वल्लभी विश्वविद्यालय हो, जिसमें एस्ट्रोनॉमी से लेकर लिटरेचर, आर्ट से लेकर साइंस सब कुछ सिखाया जाता था। हमारे पास ज्ञान का इतना विशाल भंडार था कि अकेले नालंदा यूनिवर्सिटी में 9 मिलियन 90 लाख लिखित
मैन्युस्क्रिप्ट थे। हमने ना जाने कितने आविष्कार किए होंगे इस समय। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने पाइथागोरस के जन्म से 400-500 साल पहले पाइथागोरस के नाम पे जो ये थ्योरम है ना, इस थ्योरम को लिख दिया था। इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री का यूज तो हमारे यहाँ पर इस्लाम के जन्म से पहले ही करना शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा कैलकुलस, जीरो, पाई, फिबोनाची सीक्वेंस और ना जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिसमें हमने एंशिएंट इंडिया में एडवांसमेंट हासिल की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वेट सिस्टम से लेकर चेस तक, शैम्पू से लेकर योग तक हमने एडवांसमेंट किया था। उस समय दुनिया भर के स्कॉलर्स इंडिया की यूनिवर्सिटीज में आते थे नॉलेज लेने के लिए, चाहे वो कोरिया से हो, जापान से हो, श्रीलंका से हो, चाइना से हो, यहां तक कि टर्की से भी आते थे। और सबसे खास बात, उस समय गुरुकुल्स में पढ़ाई की कोई फीस नहीं ली जाती थी। गुरुकुल का मेन एम होता था एथिकल और मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट करवाना। गुरुदक्षिणा के रूप में ही टीचर को इकलौती सर्विस दी जाती थी। भारत ने उस समय एक से एक महापुरुष दिए जिन्होंने ना जाने कितने अनगिनत आविष्कार किए होंगे। आज से करीब 1000 साल पहले जहां बाकी जगह दूसरे कम्युनिटीज के लोग एक दूसरे की गर्दनें उतार रहे थे रिलीजियस डोमिनेंस के बेस पर, तब भारत में प्लास्टिक सर्जरी प्रैक्टिस हो रही थी। पर इन सब चीजों के बारे में हम कितना जानते हैं? डोंट यू फील कि हमसे हमारी ये सारी हिस्ट्री को या फिर हमारे रिच इंडियन ट्रेडिशंस को या फिर रूट्स को छुपाने का सिस्टमैटिक प्रयास हुआ है? कैसे की गई है इतिहास छुपाने की कॉन्स्पायरेसी और कैसे आज इसे रिवाइव किया जा रहा है, वो आगे देखते हैं। देखिए, इंडियन ग्लोरियस हिस्ट्री का डिस्ट्रक्शन ना मेनली 2 फेजेस में हुआ है। फर्स्ट फेज जो कि ब्रिटिशर्स ने मैकॉले एजुकेशन सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूट किया था। मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम यूज करके पुराने गुरुकुल सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इंडिया की रिच हिस्ट्री और गुरुकुल सिस्टम की एफिशिएंसी से बहुत इनसिक्योर फील करते थे। इनफैक्ट 1830 में ब्रिटिशर्स ने बिहार और बंगाल में विलियम एडम की लीडरशिप में एक सर्वे रिलीज किया था, जिसके मुताबिक अकेले सिर्फ इन 2 स्टेट्स में 1 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे, जिनमें करीब 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। और ऐसा ना अक्रॉस इंडिया था, वो भी बिना किसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के। स्क्रीन पर दिख रही इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ब्राह्मणों से अधिक शूद्र छात्र हैं। अब इन सारी चीजों से ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि यदि उन्हें भारत को लॉन्गर पीरियड के लिए रूल करना है तो उन्हें एक ऐसा जनरेशन बनाना होगा जो चमड़ी से भारतीय हो पर अंदर से अंग्रेज हो। और ऐसी जनरेशन बनाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिशर्स ने मैक्स म्यूलर और थॉमस बेबिंगटन मैकॉले जैसे लोगों को दी। जिसके बाद मैकॉले अपनी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लाता है, जिसका ब्रॉडर एम ही यही था कि इंडियंस के अंदर, खास तौर पर हिंदुओं के अंदर, इंडियन कल्चर के लिए सेंस ऑफ इंफीरियरिटी डाल दी जाए और कॉलोनियलिज्म को ग्लोरीफाई किया जाए। और ये बात ना खुद मैकॉले ने भी एक्सेप्ट की थी कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का इफेक्ट हिंदुओं पर यह हुआ कि जिन जिन हिंदुओं ने इस सिस्टम के थ्रू एजुकेशन हासिल करना शुरू किया वो अपने धर्म से दूर जाना शुरू कर चुके थे। मैकॉले के अकॉर्डिंग इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि संस्कृत यूजलेस थी और यूरोपियन नॉलेज ज्यादा सुपीरियर। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कचरा बताते हुए मैकॉले ने एक बड़ी फेमस लाइन दी थी, अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया। और बस इस तरीके से जो गुरुकुल की होलिस्टिक एजुकेशन होती थी उसको हटाकर सिर्फ क्लर्क्स और एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का सिस्टम वो लाया गया। मैकॉले ने बेसिकली इंडियन इन ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट वो वाली क्लास को बनाना शुरू कर दिया था। शॉर्ट में समझे तो जैसे नेहरू जी थे वो ब्रीड मैकॉले ने बनानी शुरू कर दी थी। और जो बची कुची कसर थी ना, वो मैक्स मिलर जैसे लोग कल्चरल डिस्टॉर्शन या फिर यूं कहें कि कल्चरल डिस्ट्रक्शन करके पूरी कर रहे थे। मैक्स मिलर ने वेदों का और कई सारे हिंदू ग्रंथों का लिटरली रॉन्ग ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया था। आर्यन इन्वेजन प्रोपेगेंडा का मेन फादर यही था, ताकि इंडियंस के अंदर सेंस ऑफ इंफीरियरिटी डेवलप हो सके कि भाई उनका तो कोई ग्लोरियस हिस्ट्री है ही नहीं, बल्कि वो तो सेंट्रल एशिया से आए हैं, आउटसाइडर्स हैं। इसी थ्योरी के थ्रू बाद में नॉर्थ साउथ डिवाइड और कास्ट डिफरेंसेस को बढ़ावा दिया गया। वो अलग बात है कि कई हिस्टोरियंस इस पूरी बोगस थ्योरी को ओपनली एक्सपोज कर चुके हैं। इसके अलावा मैक्स मिलर ने इंडियन रिलीजन और ट्रेडिशंस को अंधविश्वास और आउटडेटेड दिखाया, ताकि इंडिया में क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस वो बढ़ाया जा सके। अंग्रेजों ने कॉन्वेंट स्कूल्स को 99 ईयर्स के लीज पर लैंड देना चालू कर दिया था, सिर्फ 1 रुपए के नॉमिनल रेंट पर। इसके पीछे उनका मेन एम था पूरे इंडिया में रैपिडली क्रिश्चियनिटी का प्रोपगेशन और कॉलोनियल माइंडसेट प्रमोट करना। और इतना सब होने के बाद आता है दूसरा फेज। जब भारत आजाद हुआ था ना, तब लोगों को लगा होगा कि भाई शायद अब भारत वापस से अपने ग्लोरियस एंशिएंट पास्ट को अपनाएगा और इस मैकॉले एजुकेशन सिस्टम को सैनिटाइज करेगा।
परंतु सरप्राइज, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद काम को और जोर शोर से, इनफैक्ट और क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ाया जाने लगा कांग्रेस के द्वारा। आजादी के बाद कांग्रेस ने पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से मौलाना अबुल कलाम आजाद को सौंप दिया। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वही शख्स है जो खिलाफत मूवमेंट जैसे एंटी इंडिया आंदोलन के कट्टर सपोर्टर थे और साथ ही साथ लिबरल मुस्लिम्स को बुरा बोलते थे। मौलाना आजाद जिहाद के नाम पर ह्यूमन सैक्रिफाइस को बिल्कुल सही मानते थे। तो ऐसे में तो आप सोच ही सकते हैं कि कांग्रेस ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कितने अच्छे और सेफ हाथों में सौंपा था। भाई हो सकता है कि नेहरू जी और एडवीना जी इतने बिजी हों कि मौलाना आजाद का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करवाना जरूरी ना समझा हो। जो मिस्टेक मौलाना आजाद के रूप में नेहरू चाचा ने की थी, वही मिस्टेक आगे उनका खानदान बढ़ाता रहा। 1969 में इंदिरा गांधी को पावर में रहने के लिए कम्युनिस्ट का सपोर्ट चाहिए था, जिसके बदले में इंदिरा गांधी ने भारत की पूरी एजुकेशन सिस्टम को कम्युनिस्ट के हवाले कर दिया। इंदिरा गांधी ने नूरुल हसन को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। वो अपने आप को मार्क्सिस्ट बोलते थे, पर साथ ही साथ काफी बड़ा एंटी हिंदू एजेंडा रखते थे। नूरुल हसन यहीं पर नहीं रुकते हैं, जेएनयू, वही जेएनयू जहां पर नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हाँ वही वाला जेएनयू असल में नूरुल हसन का ब्रेन चाइल्ड था। जेएनयू जहां की फैकल्टी और टीचर्स कौन होंगे ये तक नूरुल हसन ने डिसाइड किया था और ये अश्योर किया था कि स्टाफ जो टीच करेगा सभी एंटी हिंदू लेफ्ट आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से लोडेड रहेगा। इनफैक्ट नूरुल हसन जब फ्रांस गए थे, तब जब वहां उनसे पूछा गया कि इंडिया में भी कोई फ्रांस की तरह लेफ्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं, तब नूरुल हसन ने प्राउडली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू का नाम लिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस की लीडरशिप ने यह भी अश्योर किया कि एनसीईआरटी में भी सेम लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग घुसाए जाएं और टॉप पोजीशन होल्ड करके एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए। जैसे कि के अजीज, वो कई हिस्ट्री बुक्स की फॉर्मुलेशन में शामिल हुए थे जो ज्यादा इस्लामिक हिस्ट्री पर फोकस करती थी। ऐसे ही लोगों ने एनसीईआरटी में अकबर को महान बताया है और औरंगजेब जिसने ना जाने कितने ही मंदिरों को तोड़ा था, उसे एनसीईआरटी की किताबों में मंदिर बनाने वाला बताया गया। जबकि सच ये है कि औरंगजेब के द्वारा लिखे गए अपने खुद के इतिहास के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे अनेकों मंदिर तोड़ने का आदेश खुद लिबरल्स के अब्बू औरंगजेब ने दिया था। हमारे पास एक और सबूत है और ये सबूत है खुद औरंगजेब। जी न्यूज के पास औरंगजेब के आदेश का हिंदी अनुवाद है। इस आदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने के आदेश दिए गए। ऐसे ही बिना प्रूफ के ना जाने कितने मुगल ग्लोरिफिकेशन एनसीईआरटी में किए गए हैं। एनसीईआरटी के अनुसार कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, पर जब आरटीआई फाइल करके एनसीईआरटी से इसका सोर्स मांगा गया, ओरिजिनल सोर्स, तो इनके पास सोर्स के नाम पर कुछ नहीं था। हमारी इंडियन हिस्ट्री को निगलेक्ट करने के ना जाने कितने एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। हम सिकंदर को महान कह के ग्लोरीफाई करते हैं, पर उस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते तक नहीं है जिन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूलस को बुरी तरीके से हरा दिया था और अफगानिस्तान तक कब्जा कर लिया था उसके क्षेत्र पर। हमें अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में तो बताया जाता है, पर बप्पा रावल, लचित बोरफुकान, इन योद्धाओं के बारे में एक मेंशन तक नहीं किया जाता। पर क्या अब इसमें बदलाव किया जा रहा है? क्या मोदी गवर्नमेंट फाइनली वो काम कर रही है जो इंडियंस को अपनी रूट्स के साथ जोड़ेगा, उनमें इंफीरियरिटी के स्थान पर प्राइड भरेगा? चलो ये आगे देखते हैं। अब देखो, ये सरकार की बात होती है। एक ना एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो अकबर को महान बताया गया, महाराणा प्रताप को नहीं। फिर जब भाजपा की सरकार आ गई तो महाराणा प्रताप को महान बताया गया, अकबर को नहीं। और फिर जब कांग्रेस की सरकार फिर से आ गई तो वापस से अकबर महान हो गया। या फिर कर्नाटका में कांग्रेस ने सावरकर के चैप्टर्स को बुक से डिलीट करा दिया। ये सरकारों की बात होती है और ये केवल स्टेट्स में नहीं, ऐसा ही कुछ कांग्रेस ने सेंटर में भी किया था। तो बेसिकली ये सब धांधली चल रही थी कांग्रेस की गवर्नमेंट में। उसके बिल्कुल उलट मोदी सरकार इंडिया में ट्रू रियल हिस्ट्री को रिस्टोर करने का फैसला लेती है। मोदी जी ओपनली ना इस इशू को एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि कैसे भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का नहीं है बल्कि एक बहुत महान इतिहास है जिसे जानबूझकर छुपाया गया और वो इस पूरे सिस्टम को बदल के रहेंगे, ऐसा भी बोलते हैं। भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। पहले जो गलती हुई
अब देश उसे सुधार रहा है। फिर जगदीप धनखड़, जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी यह एड्रेस किया कि हमारी हिस्ट्री बुक्स में फ्रीडम फाइटर्स गायब हैं। हमारी हिस्ट्री बुक्स में फ्रीडम फाइटर्स के साथ इनजस्टिस किया गया है। Now, Dhankar has said, and I quote him here, in fact, our history books have done injustice to our heroes. इसके लिए ही मोदी गवर्नमेंट अपनी सेकेंड टर्म में यानी 2020 में NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाया, जो फाइनली 2025 में इस साल से इंप्लीमेंट होने वाली हैं और जिसके अंतर्गत मेनली दो तरीके से चेंजेस होंगे। एक, सिलेबस में बदलाव होगा जिससे हम अपनी एंशिएंट रूट्स को ग्लोरीफाई तरीके से समझेंगे, और दूसरा, एजुकेशन फॉर्मेट में बदलाव होगा जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बदलाव आएगा। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स लेवल पर इंडियन लैंग्वेजेस में एजुकेशन देने का प्लान लाया गया है ताकि इंग्लिश पर जो डिपेंडेंसी अभी के लोगों के लिए है ना, वो कम हो। साथ ही साथ गुरुकुल मॉडल की तरह ही फ्रेमवर्क अपनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। साथ ही इसमें भी इंश्योर ये किया जाएगा कि अपने इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री को और अच्छे से समझा जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, माधव, पतंजलि, पणिनि और थ्रिवल्लूर इन जैसे एंशिएंट स्कॉलर्स को इंक्लूड किया गया है। एनईपी की पॉलिसीज के अंतर्गत ना गुरुकुल शिक्षा पद्धति के जैसे ही बच्चों को क्रिएटिव बनाया जाएगा, ना कि रट्टू तोता, और इस पे अच्छा खासा फोकस किया गया है। फिर एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश सकलानी ने बताया कि क्लास 3 से क्लास 6 तक सभी बुक्स को चेंज किया जाएगा। क्लास 6 में अभी सोशल स्टडीज की 3 बुक्स होती हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। अब तीनों को ना एक बुक में तो एक ही होती है और बुक का नाम रखा जाएगा एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसी बुक का चैप्टर 5 होगा इंडिया, दैट इज भारत, और इसमें महाभारत और पुराणों में भारत शब्द का जो मेंशन है और महत्व है उसको बताया जाएगा, और साथ साथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि भारत ब्रिटिशर्स ने नहीं बनाया था। 1947 से पहले भी बहुत बड़ा भारत था और उसका एक महत्व था, वो एग्जिस्ट करता था, और वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है। I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. Now, this is not the first time that the Congress Member of Parliament, Mr. Rahul Gandhi, has in fact talked about India being a union of states alone. Bharat is a union of states. फिर इसी बुक के चैप्टर 6 में आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल की फाइंडिंग्स के बारे में बताया जाएगा। आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल वही हैं जिन्होंने राम मंदिर के प्रूफ्स दिए थे। चैप्टर का नाम है बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। फिर एनसीईआरटी की बुक से ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है कि ब्राह्मण्स शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने नहीं देते थे, बल्कि पूरे एविडेंसेस देकर बताया ये जाएगा कि सभी को शिक्षा का अधिकार था। क्लास 6 से क्लास 10 तक की 25 से अधिक बुक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और इन बुक्स में स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स के बारे में, लाला लाजपत राय और वल्लभ भाई पटेल जैसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, बाजीराव बल्लाल जैसे मराठा पेशवा, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, राजा के बारे में, या तो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में बदलाव किए गए हैं, इनके बारे में चैप्टर्स डाले गए हैं, या फिर इनके बारे में अगर पहले से मेंशन था तो और ज्यादा डिटेलिंग में बताया जा रहा है। टीचर्स की ट्रेनिंग अभी भी चल रही है और मोदी गवर्नमेंट टारगेट लेकर ये चल रही है कि 2025 से इस मॉडल को पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया में फंक्शनल कर दिया जाए। पर यहाँ पर ना ये जानना भी अनिवार्य है कि भाजपा ने इस सपने को कैसे देखा और फिर कैसे इंप्लीमेंट करना शुरू किया, उसे अगले अध्याय में देखते हैं। देखिए, सिर्फ एनईपी के थ्रू ही नहीं बल्कि भाजपा की जो सरकार है ना, वो और भी कई सारे स्टेप्स ले रही है जिससे इंडियंस को अपनी रियल हिस्ट्री के बारे में अवेयर कराया जा सके। सबसे पहले तो हिस्ट्री बुक से ऐसे चैप्टर्स को हटाना शुरू किया गया जिसमें मुगल्स का एक्सेस ग्लोरिफिकेशन किया गया है। हालांकि अभी पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है, बट ग्लोरिफिकेशन का पार्ट कम कर दिया गया है। बस इतना सा करते ही अल जजीरा वालों को मिर्ची सी लग गई थी। अल जजीरा वालों से बस यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में बर्नॉल्ड का अच्छा खासा स्टॉक अपने पास रखें, बहुत काम आने वाला है। आप साथ ही साथ आप ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस करोगे, जब कांग्रेस के टेन्योर में जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स होते थे तो उनको ना इस्लामिक आर्टिक्राफ्ट दिए जाते थे। मनमोहन सिंह कभी मिशेल ओबामा को मिले तो उन्होंने इस्लामिक एम्ब्रॉयडरी वाली स्टॉल गिफ्ट में दे दी।
तो कभी कपिल सिब्बल हिलेरी क्लिंटन को मिले तो भाई जहांगीर की फोटो फ्रेम ही गिफ्ट दे दी। पर वहीं आज देखो कि मोदी फॉरेन लीडर्स और डेलीगेट्स को हिंदू कल्चर से रिलेटेड चीजें देते हैं, चाहे वो ओबामा को भगवत गीता देना हो या फिर जापान के राजा को भी गीता जी देना हो। क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा मोदी जी ने यह भी इंश्योर किया कि जितने भी इवेंट्स हों उसमें कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री और हेरिटेज को प्राउडली शोकेस किया जाए। इनफैक्ट अभी आप हाल ही में जो G20 समिट हुआ था उसकी बात करो, उसमें ना पूरी तरीके से हिंदुइज्म की थीम पे सेंटर्ड वो पूरा प्रोग्राम किया गया। चाहे वो G20 समिट का एंट्रेंस गेट हो जिस पर लिखा था वसुदेव कुटुंबकम, या फिर वो दीवार जहां योगा के पोजेस दिखाए गए थे, या फिर मोदी जी जिस स्पॉट पर सभी गेस्ट्स को रिसीव कर रहे थे उसके ठीक पीछे की दीवार देखिए, वहां पर ना कोणार्क टेंपल शोकेस था, या फिर नटराज की वो आइकॉनिक मूर्ति जो G20 हॉल के बाहर कंपाउंड में लगी हुई थी। इसके अलावा मोदी सारा थीम उन्होंने वैसे जैसे सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की स्टैचूज को बना रही है ताकि लोगों में सेंस ऑफ यूनिटी आए। चाहे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू हो इंडिया गेट पे, या फिर वो हाल ही में लद्दाख में छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू हो। इसके अलावा भी आप देखिए कि जो भाजपा सरकार है ना वो किस तरीके से इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है उसे हासिल करने के लिए योगा को प्रमोट कर रही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसका असर ना केवल इंडिया में नहीं हुआ है बल्कि ग्लोबली हुआ है। ये मोदी जी का ही प्रयास था कि 2015 के बाद से 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इस दिन पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोग योग करते हुए दिखाई देते हैं। बाकी अगर इंडिया की रियल हिस्ट्री को शोकेस करने की बात हो तो इसके ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने भाई साहब कसम ही खा ली है कि अपने अपने टेन्योर में इन्वेडर्स की ग्लोरीफाइड हिस्ट्री को एटलीस्ट यूपी से तो मिटाकर ही रहेंगे। योगी जी ने यूपी की हिस्ट्री बुक्स में मुगल चैप्टर्स को पहले से ही हटा दिया है। 11वीं 12वीं की बुक्स से मुगल्स डिलीट हो चुके हैं। इसके अलावा योगी जी की नाम बदलो योजना वो तो आपको पता ही होगी, कैसे उन्होंने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, मुगल सराय जंक्शन अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बन चुका है, रॉबर्ट्सगंज अब सोनभद्र बन गया है और अलीगढ़ अब हरिगढ़ बन गया है। वाह योगी जी वाह 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 हरिगढ़। इनके अलावा हबीबगंज स्टेशन को कमलापति स्टेशन, होशंगाबाद को नर्मदापुरम, औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद को धाराशिव बना दिया गया है। इस सब के अलावा मोदी गवर्नमेंट इंडिया की रियल हिस्ट्री को शोकेस करने के लिए भारत में कई टेंपल्स का रेनोवेशन करवा चुकी है। फिर चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, केदारनाथ का मंदिर हो या फिर बद्रीनाथ का, या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, और फिर राम मंदिर को हम कैसे भूल सकते हैं जिसने पिछले ही वर्ष इसी महीने में इनॉग्रेशन देखा था, जिसने लिटरली भारत में हिंदुत्व की नई लहर ला दी थी। इसके अलावा मोदी सरकार कश्मीर में मास लेवल पर टेंपल रेनोवेशन करवा रही है, उन टेंपल्स का रेनोवेशन जिन्हें 1991 के बाद नुकसान पहुंचाया गया था। इनफैक्ट कुछ साल पहले ही कश्मीर में शीतलनाथ मंदिर को रेनोवेट करके लगभग 31 सालों के बाद पहली बार डिवोटीज के लिए खोला गया। और इस सब के अलावा ना मोदी जी का एक और मास्टर प्लान है। वो प्लान ये है कि इंडिया से बाहर इंडिया के हिंदुत्व को एज अ सॉफ्ट पावर यूज किया जाए। इसीलिए आप देखोगे मोदी जी कई इस्लामिक कंट्रीज में हिंदू टेंपल्स के इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं। फिर चाहे वो अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर दुबई में भी, या फिर दुबई का पहला हिंदू मंदिर, और या फिर बहरीन का पहला हिंदू मंदिर। इवन कुवैत में तो हाल ही में मोदी जी ने महाभारत और रामायण के अरेबिक वर्जन की ट्रांसलेशन को भी लॉन्च किया था। खैर देखिए हमें ये मानना पड़ेगा कि अभी भी हमें इस सिस्टम में से कॉलोनियल माइंडसेट को निकालना है। आज भी वही पुरानी डिस्टॉर्टेड टेक्स्ट बुक स्कूल्स और यूपीएससी में पढ़ाई जा रही हैं जो हमारी हिस्ट्री को गलत तरीके से दिखाती हैं। एनईपी 2020 एक बड़ा स्टेप लगता है जहां नए सिलेबस के जरिए इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझाया जाएगा। नई बुक्स पब्लिश हो रही हैं, अनसंग हीरोज और विमेन पर्सनालिटीज को इंक्लूड किया जा रहा है। इसके अलावा वेदों और भगवत गीता जैसे टेक्स्ट को करिकुलम का पार्ट बनाने की भी बात हो रही है। इनफैक्ट गुजरात सरकार ने तो ऑलरेडी स्कूल में गीता पढ़ाना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ ना इंडिया को ग्लोबल सॉफ्ट पावर बनाना भी एक ध्येय है। कैसे?
तो भाई साहब, सऊदी अरेबिया ने रामायण और भगवत गीता को स्कूल्स के बच्चों के लिए करिकुलम का हिस्सा बना दिया है। ये सब एफर्ट्स ना इंडियन एजुकेशन और आइडेंटिटी को डीकोलोनाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, पर वर्ड से ज्यादा जरूरत है एक्शंस की। अब देखना ये है कि मोदी सरकार ये प्रॉमिसेस इस साल कितने जल्दी इंप्लीमेंट कर पाती है, इनको सच कर पाती है या नहीं। क्योंकि अगर एक शेर अपने माइंड में खुद को चूहा समझता रहेगा तो भाई साहब दहाड़ तो वो कभी नहीं पाएगा। इंडियन कल्चर और हिस्ट्री को इस देश के लोगों को समझना, ये इस देश के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये साल पर्सनली मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है कि बहुत सारे बदलाव आएंगे, पर ये कितने बदलाव आते हैं वो सरकार के ऊपर, सरकार की नियति के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई होप करते हैं कि ये जो प्रॉमिसेस किए गए हैं ये एक्चुअली रियलिटी बन जाए। कितना आवश्यक है इन प्रॉमिसेस का रियलिटी में बदलना, ये आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना तो भाई बिल्कुल मत भूलें। हमें यूपीआई। अच्छा यार, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और मोदी जी का ये कदम जो है वो बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से जो है वो अपनी एक्चुअल हिस्ट्री को जो है वो प्रमोट करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चों के माइंड के अंदर सोशल स्टडी के अंदर ऐसी बुक्स लेके आए कि जो उनके माइंड को मजीद ग्रो करे, मजीद उनको जो है वो उनकी हिस्ट्री जो है वो बता सके, जो कि बहुत अच्छी बात है। बड़े सगीर मतलब सब कॉन्टिनेंट जब था तो क्या है कि वो सुपर पावर, अगर आज भी वो इकट्ठे इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे रहते ना, तो मैं कहती हूँ कि सुपर पावर ऐसी बननी थी ना कि मतलब कोई भी जो है ऐसी सुपर पावर होनी थी कि किसको कोई हरा ही नहीं सकता। और बट क्या था कि हालात और वक्त जो है वो एक जैसे नहीं रहते, चीजें चेंज होती रहती है। लेकिन मोदी जी का ये बहुत अच्छा कदम है कि जो है वो हिस्ट्री, जो हमारे बच्चों को जो है वो एक्चुअल हिस्ट्री पढ़ाई जाए, जो कि उनके माइंड के अंदर जो एक चीज कभी आ ही नहीं पाई। बिकॉज अभी यंग जनरेशन जो है वो आ रही है और पिछले लोग जो है वो जा रहे हैं, मर रहे हैं। तो क्यों ना कि हम अपने बच्चों को एक ऐसी चीजें बताएं जो कि उनके माइंड में कभी थी नहीं, कभी किसी ने उनको बताया नहीं। अब स्टार्टिंग में जितने लोगों का नाम लिया कि आपको पता है तो गेम जीत जाएंगे आप, मुझे तो किसी का नाम पता ही नहीं था। खैर मैं तो पाकिस्तान से हूँ, आप इंडिया से थे, तो बताना जरूर कि जितने लोगों का फर्स्ट पे नाम लिया ये पता थे भी कि नहीं आप लोगों को। तो बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। एक्चुअल हिस्ट्री अपने लोगों को बताना, बच्चों को बताना जो है एक हुकूमत की ड्यूटी होती है, और हम जो रियाया होती हैं, जो लोग होते हैं, उनका फर्ज होता है कि उन चीजों को सीखे और जाने और समझे। अब एक्चुअल हिस्ट्री तो कभी पढ़ी नहीं ना मैंने, तो मुझे तो इतनी चीजों का पता नहीं। बाकी इंडियन जब भी मैं वीडियो कोई देखती हूँ हिस्टोरिकल या ऐसे, तो मुझे काफी चीजों का जो है वो पता चलता है। गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और मोदी जी का ये काम आपको कैसा लगा जरूर बताना। इस बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।